जैसा कि हमने बताया था कि अभी हमारा जो आज का लेक्चर है जुडिशरी एंड पार्लियामेंट, इसमें कुछ टेक्निकल एरर आ गए थे। तो हमने डिस्कस किया था कि संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं होगा। संसदीय व्यवस्था में अगला टॉपिक हम देखते हैं, इसमें क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कि हम डिस्कस कर रहे हैं, न्यायपालिका और संसद। संसदीय व्यवस्था में जो हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, संसदीय व्यवस्था में संसद को अपना संचालन, संसद को अपना संचालन खुद करने और अपने सदस्यों का व्यवहार, संसद के सदस्यों का व्यवहार, अपने सदस्यों का व्यवहार। हमारा टॉपिक चल रहा है जुडिशरी एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। इस वीडियो में टेक्निकल एरर आ जाने की वजह से हम इस वीडियो को 2 पार्ट में अपलोड कर रहे हैं, जिसको कि हम कंप्लीट करेंगे। तो इसके तहत हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें हमारा चल रहा है कि संसदीय व्यवस्था में संसद को अपना संचालन खुद करने का और अपने सदस्यों का व्यवहार, जो इनके सदस्यों का व्यवहार होता है, नियंत्रित करने की शक्ति प्राप्त की, नियंत्रित करने की शक्ति है। संसद के पास क्या है? देखिए, संसद, जुडिशरी और कार्यपालिका, संसद और जुडिशरी, कार्यपालिका और जुडिशरी के बीच टकराव भारतीय राजनीतिक विशेषता रही है। 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया जो संसद और न्यायपालिका के संबंधों के नियमन में बहुत महत्वपूर्ण होगा। केशवानंद भारती मुकदमे के रूप में फेमस है। इस मुकदमे में न्यायालय ने निर्णय दिया कि संविधान का एक मूल ढांचा है और संसद सहित कोई भी उस मूल ढांचे से छेड़छाड़ नहीं कर सकता, और संविधान संशोधन द्वारा भी इस मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि संविधान संशोधन द्वारा भी इस मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं कर सकते। और संसदीय व्यवस्था में संसद को अपना संचालन करने, खुद करने और अपने सदस्यों का व्यवहार नियंत्रित करने की शक्ति है संसद के पास। अब हम और पॉइंट इसमें डिस्कस करते हैं। तो लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग है। आप अगर टेक्निकल एरर को अवॉइड कर दें तो बहुत ही अच्छा लेक्चर है आज का। ये हम पावर पढ़ रहे हैं, जुडिशरी और पार्लियामेंट में से संबंध और इनके पावर। इसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम में, पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है? विधायिका को विशेषाधिकार, विधायिका को विशेषाधिकार के हनन का दोषी पाए जाने पर राज्य विधानमंडल को विशेषाधिकार के हनन का दोषी पाए जाने पर क्या होता है? इनके खिलाफ कार्रवाई, अपने सदस्यों को, यदि विधायिका के सदस्यों को दंडित तो दंडित करने का अधिकार। पार्लियामेंट्री सिस्टम में विधायिका को विशेषाधिकार के हनन का दोषी पाए जाने पर विधायिका द्वारा अपने सदस्यों को दंडित करने का अधिकार।
व्यक्ति विधायिका के विशेषाधिकार हनन का दोषी पाए जाने पर दंड को बताएंगे। विशेषाधिकार हनन के दोषी पाए जाने पर वो व्यक्ति न्यायपालिका की शरण ले सकता है। न्यायपालिका की शरण ले सकता है। देखिए न्यायपालिका और यहाँ पर विधायिका की संबंध। सदन के किसी सदस्य विधायिका के सदन के किसी सदस्य के विरुद्ध स्वयं कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है। अब जैसे विधायिका ने अपने सदस्य के प्रति अनुशासनात्मक कार्रवाई कर दी क्योंकि उन्होंने क्या किया, अनुशासन को भंग किया, नियमों को तोड़ा, तो उस केस में क्या कंडीशन होगी उसको हम एक्सप्लेन करेंगे मिलती कि अगर विधायिका के विशेषाधिकार हनन के दोषी पाए जाने पर वह व्यक्ति न्यायपालिका की शरण ले सकता है और सदन के किसी सदस्य के विरुद्ध स्वयं कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है। तो क्या वह व्यक्ति क्या वह सदस्य न्यायालय से सुरक्षा प्राप्त कर सकता है? ऐसे मुद्दे अभी सुलझ नहीं पाए। क्या होना चाहिए? सुलझ नहीं पाए। पावर्स हैं, उनका उपयोग कैसे करना है, ऐसे मुद्दे भी सुलझ नहीं पाए। दोनों के बीच विवाद का विषय सदस्य और विधायिका, दोनों के बीच विवाद का विषय बने रहा। न्यायपालिका क्या करेगी, विधायिका क्या करेगी, उनके पावर्स क्या हैं, कौन सर्वोच्चता है न्याय देने में, तो इसके बीच के भी मामले सुलझ नहीं पाते हैं। विधायिका इसे और ऐसे मामलों को विधायिका क्या करती है, विधायिका ऐसे मामलों को संसदीय संप्रभुता के सिद्धांत के उल्लंघन के रूप में देखते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम में विधायिका को विशेषाधिकार के हनन का दोषी पाए जाने पर उसके अपने सदस्यों को दंडित करने का अधिकार है। व्यक्ति विधायिका के विशेषाधिकार हनन के दोषी पाए जाने पर वह व्यक्ति न्यायपालिका की शरण ले सकता है और सदन के किसी सदस्य के विरुद्ध स्वयं कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है तो क्या वह सदस्य न्यायालय से सुरक्षा प्राप्त कर सकता है? ऐसे मुद्दे अभी सुलझ नहीं पाए इस प्रकार, और दोनों के बीच विवाद का विषय बनेगा। विधायिका इसे संसदीय संप्रभुता के सिद्धांत के उल्लंघन के रूप में देखती है। न्यायपालिका
विधायिका, न्यायपालिका, विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच समय समय पर उठने वाले विवादों, समय समय पर उठने वाले विवादों से न्यायपालिका की साख बढ़ेगी। क्यों नहीं बढ़ेगी? क्योंकि जब वो सदस्य खुद विधायिका के निर्णय को न मान के न्यायालय में प्रस्तुत करता है मुझे न्याय मिलना चाहिए, तो उससे न्यायपालिका के साथ निश्चित रूप से बढ़ेगी। तो यहाँ पर एक पावर में आती है न्यायपालिका, जो किसी की पावर महसूस करता है कि आप विधायिका के सदस्य हैं, विधानमंडल के किसी भी निर्णय के खिलाफ आप जा रहे हैं कोर्ट में, तो ये कोर्ट की पावर को रिप्रेजेंट करता है कि हमारी इंडियन जुडिशरी कितनी पावर है। क्योंकि आप विधायिका के और संसद के सदस्य होने पर ही न्याय के लिए आप यही पर आ रहे हैं, जबकि संसद उस मामलों में न्याय सिद्धांत बनाती है और उस पर भी सिद्धांतों पर सुप्रीम कोर्ट अपना न्याय पुनर्विलोकन की शक्ति के तहत एक निर्णय देते हैं कि किस प्रकार से इन शक्तियों का इस्तेमाल आप करेंगे और किस प्रकार के नियमों को, जो कि हमारे भारतीय संविधान के किसी मूल ढांचे को न छेड़ें और न परिवर्तित करें और हमारे संविधान के महत्वपूर्ण ढांचे में दिए गए हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, उसको डिस्टर्ब न करें, तो वो नया कानून आप लागू कर सकते हैं। न्यायपालिका से काफी अपेक्षाएं हैं। न्यायपालिका से काफी कुछ अपेक्षाएं हैं। अपेक्षा रखते हैं, मांग रखते हैं। आम आदमी को आश्चर्य होता है किस प्रकार से आम आदमी को आश्चर्य होता है कि किस प्रकार से अनेकों दोषी लोग न्यायपालिका से बेदाग बरी हो जाती है। बेदाग ही बरी हो जाती है। कानून तो अंधा है, साक्ष्य सबूत ताकत के दम पे ही कानून चलते हैं। कैसे धनी और दबंगों के, कैसे धनी व दबंगों के असर गवाह अपने बयानों से भी मुकरने, अपने बयानों से मुकर जाते हैं। धनी और दबंग के जो खिलाफ गवाही देते हैं वो भी कभी कभी अपने बयानों से मुकर जाते हैं। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। न्यायपालिका को स्वतंत्र और ऐसे कुछ मुद्दे हैं जिसके बारे में स्वयं न्यायपालिका भी चिंतित है। ऐसे ही कुछ मुद्दे हैं जिनको देखकर स्वयं न्यायपालिका भी चिंतित है। क्या ऐसा हो जाता है? ऐसे जो कि नीचे वर्णित है, ऐसे कुछ मुद्दों को देखकर न्यायपालिका भी चिंतित है। कि हम इसको समराइज कर रहे हैं, कंक्लूजन कर रहे हैं, क्या हमने पढ़ा तो उसका क्या क्या असर होगा। भारत में न्यायपालिका जुडिशरी
बहुत शक्तिशाली संस्था। Indian judiciary have a very powerful organization, institution. ये शक्ति बड़े आश्चर्य, ये शक्ति बड़े आश्चर्य और बहुत सी आशाओं को जन्म दिया। तभी तो आप न्याय के द्वार पर आते हैं। ऐसे ही कुछ मुद्दे जो कि धनी और दबंग के गवाह अक्सर मुकर जाते हैं और अनेकों दोषी लोग न्यायपालिका से बेदाग भरे जाते हैं, तो ऐसी चीजों को देखकर, कुछ मुद्दों को देखकर न्यायपालिका भी चिंतित है। लेकिन भारत में न्यायपालिका बहुत शक्तिशाली संस्था है और यह शक्ति बड़े आश्चर्य और बहुत सी आशाओं को जन्म दिया है। तभी तो आप आते हैं न्यायपालिका के द्वार पर। भारतीय न्यायपालिका अपनी स्वतंत्रता के लिए भी जानी जाती है, अपनी फ्रीडम, ध्यान दीजिएगा, अपनी स्वतंत्रता के लिए भी जानी जाती है। किसी का जोर नहीं है भारतीय न्यायपालिका। भारतीय न्यायपालिका अपनी स्वतंत्रता के लिए भी जानी जाती है। अनेक निर्णयों के माध्यम से, अनेक जजमेंट के माध्यम से, अनेक ऑर्डर्स के माध्यम से न्यायपालिका ने संविधान की नई व्याख्याएं दी। संविधान की नई व्याख्याएं क्यों? क्योंकि बहुत सी चीजें हैं जो संविधान की आड़ में कर दी जाती हैं और उन्हें नहीं मिल पाता है न्याय, जो कि गरीब हैं, जो पीड़ित हैं। संविधान में भी इसकी व्याख्या, एक नई व्याख्या देते हैं हमारे ऑनरेबल न्यायमूर्ति, और नागरिकों के अधिकारों की एवं नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है न्यायपालिका। इसीलिए न्यायमूर्ति बोलते हैं ऑनरेबल जज, न्याय की मूर्ति। बहुत ही अच्छा टॉपिक हमने आज डिस्कस किया, बहुत ही पोलाइट तरीके से, बहुत ही एक्सप्लेनेटरी फॉर्मेट में हमने कितने कूल तरीके से इस लेक्चर को कंक्लूड किया, ये तो आप देख सकते हैं। अगर थोड़ा सा टेक्निकल क्रंच ना आया होता तो लेक्चर और भी ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा रोमांचक हो जाता। लेकिन कोई बात नहीं, टेक्निकल क्रंच, टेक्निकल इश्यूज तो हर किसी के साथ होते हैं। आज कॉम के लिए वाई चैनल पे भी कुछ टेक्निकल क्रंच हो गए, इसकी वजह से इस लेक्चर को हम 2 पार्ट में अपलोड करेंगे। ये जो लेक्चर आप देख रहे हैं पार्ट 2 है, जुडिशरी एंड पार्लियामेंट का। ये जो लेक्चर आप देख रहे हैं जुडिशियल पार्लियामेंट का 2nd पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट नहीं है। इसके पहले हम फर्स्ट पार्ट में अपलोड करेंगे, जिसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन आप उसको इग्नोर करिएगा और इस लेक्चर के सार को, मूल को, तत्व को, जो है these are the root of this lecture that have you perform well in your examination from the concerned topic questions. Question of confusion examination हाल सीरीज का जो मोटो था, जो हमारा उद्देश्य था, वो हम लगभग पूरा कर रहे हैं और काफ़ी हद तक हमें लगता है कि हम इस उद्देश्य में एक कसौटी पर खड़े उतर रहे हैं। कॉम एरिया एजुकेशन चैनल स्वयं ही पढ़ाई कर्मठता से और पूरी सजगता से, पूरी ईमानदारी से इस लेक्चर को परफॉर्म करते हैं और परफॉर्म करता हूँ मैं। आई विल डू माई बेस्ट फॉर द स्टूडेंट्स, एस्पिरेंट्स, कॉम्पिटिटर्स। इसलिए भारी मात्रा में सब्सक्राइब करें, चैनल को एक नई बुलंदियों तक पहुँचाएँ और भी प्योरीफाई वर्जन ऑफ द जीस्ट ऑफ द एनसीईआरटी को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, देखेंगे। और देखिए क्या कहता है
आखिरी पॉइंट देखते हैं कि लोकतंत्र वास्तव में क्या है। लोकतंत्र हमारा, लोकतंत्र वास्तव में, एक्चुअली लोकतंत्र है क्या? लोकतंत्र वास्तव में विधायिका और न्यायपालिका। विधायिका का मतलब राज्य विधानमंडल, विधायिका एवं न्यायपालिका यानी जुडिशरी। विधायक बनाने वाले और न्याय करने वाले इन दोनों बॉडीज के साथ लोकतंत्र वास्तव में विधायिका एवं न्यायपालिका के बीच अत्यंत संवेदनशील संतुलन पर आधारित है। बैलेंस, संतुलन पर आधारित है। कौन? न्यायपालिका और विधायिका। लोकतंत्र जो है वास्तव में विधायिका और न्यायपालिका के बीच अत्यंत संवेदनशील संतुलन पर आधारित है। और इन दोनों को यानी कि विधायिका और न्यायपालिका को और इन दोनों को, किसको? विधायिका को और न्यायपालिका को, इन दोनों को संविधान की सीमाओं, बाउंड्री, संविधान की सीमाओं अंदर ही रहकर कार्य करना पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, अभी नोटबुक में नोट करिए। न्यायपालिका, संसद, जुडिशियरी एंड पार्लियामेंट। ये महत्वपूर्ण टॉपिक हमने आज कंप्लीट किया। कुछ टेक्निकल क्रंच की वजह से आज थोड़ा सा व्यवधान हुआ, लेकिन उसको इग्नोर करिए और लेक्चर के हिसाब से ऐसे कुछ मुद्दों को देखकर न्यायपालिका भी चिंतित होती है कि किस प्रकार से धनी और मोटी चमड़ी वाले, ज्यादा पैसे वालों के बयान मुकर जाते हैं, गवाह मुकर जाते हैं, न्याय नहीं मिलता गरीबों को। तो ऐसे कुछ मुद्दों को देखकर न्यायपालिका भी चिंतित है। भारत में न्यायपालिका बहुत शक्तिशाली संस्था है, वेरी पावरफुल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, जुडिशियरी। और ये शक्ति बड़े बड़े आश्चर्य और बहुत सी आशाओं को जन्म दिया है। और भारतीय न्यायपालिका अपनी स्वतंत्रता के लिए भी जानी जाती है, फ्रीडम। अनेक निर्णयों के माध्यम से न्यायपालिका ने संविधान की नई व्याख्याएं दी और आम नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की, आम नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है। और लोकतंत्र वास्तव में विधायिका और न्यायपालिका के बीच अत्यंत संवेदनशील संतुलन पर आधारित है। और विधायिका और न्यायपालिका को संविधान की सीमाओं के अंदर रहकर कार्य करना पड़ता है। इनकी सीमाएं हैं, एक बाउंड्री लाइन है कि आप संविधान के नियमों पर आधारित ही सीमाओं के अंदर बंध कर कार्य करेंगे, परफॉर्म करेंगे एज अ विधायिका, एज अ न्यायपालिका। जुडिशियरी और हमारी विधायिका ये परस्पर म्यूचुअल एक संस्थाएं हैं जो कि संविधान की सीमाओं के अंदर, संविधान की सीमाओं के अंदर, संविधान के दायरे के अंदर रहकर ही इनको अपना कार्य करना पड़ता है। इसी प्रकार से ऐसे मुद्दों को देखकर न्यायपालिका भी चिंतित है। लेकिन भारत में न्यायपालिका बहुत शक्तिशाली संस्था है, बहुत ही शक्तिशाली संस्था है न्यायपालिका। और ये शक्ति बड़े आश्चर्य और बहुत सी आशाओं को जन्म देता है। और भारतीय न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए भी जानी जाती है। अनेकों निर्णयों के माध्यम से न्यायपालिका ने संविधान की नई व्याख्याएं दी है और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है। लोकतंत्र जो है वास्तव में क्या है? विधायिका और न्यायपालिका के बीच का अत्यंत संवेदनशील संतुलन पर आधारित है। और विधायिका और न्यायपालिका संविधान की सीमाओं के अंदर
रह कर ही इनको कार्य करना पड़ता है। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा लिखिएगा, बताइएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑल कीजिए और कॉम चिड़िया वाईटी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही जल्द हम अगला लेक्चर लेके आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। हमारा महत्वपूर्ण टैगलाइन है स्टडी सिलेक्शन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।